अब सुबह रोज 4 बजे आर्मी परेड ग्राउंड में, दिल्ली जाड़े की ठंड थी, खून जमा देने वाली ठंड बिल्कुल, हम लोग वहां पे अपना प्रैक्टिस करते थे, गला बैठा था वर्ड ऑफ कमांड चाय चला के। तो वो सीनियर ऑफिसर अपनी बेटी के साथ सुबह को 6 बजे वॉक पे यूं आ रहे थे और हम दौड़ते हुए यूं जा रहे थे, क्रिस क्रॉस हुए ना, तो हम में से एक नटखट कैडेट था, उसने बोला गाइस द ब्यूटी एंड द बीस्ट, और जहाँ पे सिविल पब्लिक को ताली बजाएगी देख के कहते वाह 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 मजा आ गया, वहीं पे हम फौजी लोग हंसेंगे उसको देख के कि भाई ये कर क्या रहा है, हैं? ऐसा तो होता है फौज में, भाई ये क्या कर रहे हैं। Failed in NSD, but now an award-winning actor. कभी बोलने में हकलाने वाले, लेकिन आज दुनिया भर में सबसे अधिक TEDx टॉक्स डिलीवर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। कभी अंग्रेजी में 1 नंबर लाने वाले, लेकिन आज IIM ग्रेजुएट। नसरुद्दीन शाह जी के भतीजे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर मुकाम पाने वाले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने अपने दम पे, अपने काबिलियत के बलबूते अपने हर हार को जीत में तब्दील कर दिया। हम बात कर रहे हैं मेजर मोहम्मद अली शाह जी का। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे गेस्ट हैं मेजर मोहम्मद अली शाह जी। तो चलिए स्वागत करते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू अनुराग भाई, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। Thanks a lot for joining the show, sir. I'm really so much happy and I'm sure कि ये एपिसोड बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है। मेरे को बहुत खुशी है आपके साथ, और आपके तो मैंने शोज देखे हैं, आपके टॉक देखे हैं यूट्यूब पे, मैं फॉलो भी करता हूँ, और भाई बहुत शानदार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। सर यहाँ पे हम उस सवाल से शुरू करना चाहेंगे जिस सवाल के सबसे बेहतरीन जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप जो मैं जान पाया हूँ कि आप रील में भी मेजर रहे हैं और रियल में तो मेजर है ही ऑब्वियसली। तो एक हमारे मन में हमेशा से कंफ्यूजन रहा है कि आर्मी के बारे में जो पब्लिक जानती है वो बेसिकली या तो मीडिया से जानती है या तो मूवीज़ के जरिए जानती है, बट आई हैव कंफ्यूजन लाइक कि मूवीज़ में जो चीज़ें पोर्ट्रे की जाती है, जो चीज़ें दिखाई जाती है, क्या इन रियलिटी भी वैसी ही होती है या कुछ अंतर होता है? भाई ईमानदारी की बात है कि जो फिल्मों में हम देखते हैं फौज के बारे में, टोटल बकवास। ओह माय गॉड, मतलब ये जितनी भी फिल्में बन रही है सबकी क्या बात है? Most of them Okay. are 85 to 95%, I will, if I don't say 100% बकवास, ठीक है। और जहाँ पे सिविल पब्लिक को ताली बजाएगी देख के कहते वाह 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 मजा आ गया, वहीं पे हम फौजी लोग हंसेंगे उसको देख के कि भाई ये कर क्या रहा है, हैं? ऐसा तो होता है फौज में, भाई ये क्या कर रहे हैं। तो और ये लोग रिसर्च करते नहीं हैं, ये लोग वर्दी की रिसर्च नहीं करते। हमें सबसे शानदार लगता है, हमें जो शान है वर्दी की, वर्दी पे बिल्कुल इतनी भी रिसर्च नहीं होती। ये दिखाते हैं अलग रेजिमेंट का बैच और अलग रेजिमेंट के यहाँ पे रैंक्स पहन लिए, मतलब इन लोगों ने मजाक बना रखा है। मतलब अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो दे पीपल आर ट्राइंग टू ड्रॉ एंटरटेनमेंट ओनली। इनको मतलब नहीं है, अगर लोग सोचते हैं कि भाई देशभक्ति से, ऐसे जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने फिल्म इंडस्ट्री करीब से देखी है और मैंने फौजी के भी रोल करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, मोस्ट ऑफ देम, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, मगर हकीकत की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं खुद इंडस्ट्री से हूँ, एग्जैक्टली मगर मैं आपको एक बहुत ही बैलेंस पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, ठीक है। लोग जहाँ उनको मतलब है अपने कमर्शियलाइज पैसों से, फिल्म हिट हुई फ्लॉप हुई TRP से, और जो हम जैसे जो फौजी में साथी जो बॉर्डर पे दूर दराज इलाकों में फैमिली से दूर 3-3, 4-4 दिन खाना टाइम पे नहीं मिलता भाई, मगर कोई शिकायत नहीं, कई बार खाना गर्म भी नहीं मिलता, कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। हम हैं वतन के लिए मर मिटेंगे, ये होती है देशभक्त, ये होती है देश प्रेम जो हम सब में है। अब जरूरी नहीं है कि एक फौजी आदमी को ही मतलब एक देश से प्यार हो, हर एक को होता है, बिल्कुल, और हर कोई देश सेवा कर रहा है। आप भी देश सेवा कर रहे हैं, तेज भाई अपनी देश सेवा कर रहे हैं, मैं अपनी देश सेवा कर रहा हूँ, हर कोई, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, मैं तो कह रहा हूँ एक म्यूनिसिपैलिटी का आदमी, बिल्कुल वो भी देश सेवा कर रहा है अपनी जगह, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। मगर रही बात आपकी सवाल की कि भाई फिल्मों में जो दिखाते हैं फौज का, बकवास।
दैट मीन्स व्हाट कि अगर आर्मी के बारे में एग्जैक्टली अगर इन रियलिटी कुछ चीज़ें जाननी है तो आप जैसे लोगों को सुने या तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखें एग्जैक्टली जो उस चीज़ पे बेस्ट हो। देखो एक बात चीज समझ में नहीं आती, अगर आपके माध्यम से लोग हमें देख रहे हैं जो फौज की फिल्म बनाने की सोच रहे हैं या बनाएंगे या उनके संपर्क में है, भाई एक असल फौजी को आप लेकर आइए, रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिसर्च होगा बंदा। एग्जैक्टली जैसे कि आप फर्ज करिए अगर एक फौजी आदमी को एक फौजी का सीन करना है, उसको तो पता है ना बंदूक कैसे पकड़नी है, फायरिंग कैसे करनी है, शिफ्ट कैसे लेना है, मूवमेंट कैसे करनी है, क्रॉलिंग कैसे करनी है, हर्डल कैसे पार करना है, वो माइनर टैक्टिक्स ऑलरेडी वो सीखा हुआ है। एग्जैक्टली अब एक एक्टर को बताएंगे बंदूक कैसे पकड़नी है, वो उल्टा पकड़ लेगा। बिल्कुल सी बात है। और जो सालों की ट्रेनिंग्स में आप सीखते हो वो कहाँ से, मतलब कुछ पलों की ट्रेनिंग? सालों में रगड़ा पट्टी करके वो ट्रेनिंग मिलती है, आप चंद घंटों में चंद दिनों में अगर सोचते हैं आप सीख जाएंगे ना। एग्जैक्टली। तो ये एक अच्छी बात है कि आप बॉलीवुड में हो और बहुत सारी नोन मूवीज, मतलब मैं यहाँ बात करूँगा तो लगभग लोग उन मूवीज को जानते होंगे। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, एजेंट विनोद, उसमें आपने पुलिस इंस्पेक्टर के रोल किए हैं, हैदर में आप आर्मी मेजर के रोल किए हैं, द ग्रेट इंडियन तमाशा में आप एटीएस चीफ का रोल किया है, बजरंगी भाईजान में आप प्रिजन ऑफिसर का रोल किया है, यारा जो भी बहुत ही पॉपुलर हुआ आपका वो रोल, उसमें सिख पुलिस ऑफिसर का रोल आपने किया। मैं समझना चाहता हूँ कि बेसिकली जितनी भी मूवीज आप कर रहे हो उसमें आपको पुलिस ऑफिसर या फौज इसी तरीके के रोल्स दिए जा रहे हैं, तो ये आप खुद चुनते हो या फिर वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को देख करके आपको चुनते हैं? नहीं, मैंने नहीं चुना, मैं तो बल्कि मैं चाहता हूँ कि मुश्किल रोल मिले, अलग रोल मिले, ऐसा रोल मिले जो बहुत ही कठिन हो, जो लोग कर नहीं पाते। बिल्कुल। तो जैसे 11 फिल्म में हिमांशु धुलिया का रोल था ये, और उसमें भी था पुलिस वाले का रोल। तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा सर क्या अगर वो सरदार होएगा तो कैसा रहेगा। मतलब ये आपका इनपुट था? ये दरअसल एक तरीके से हम दोनों ने एक साथ में बोला, हिमांशु धुलिया साहब ने और मैंने, हमें ठीक लगा कि भाई हाँ हुलिया बदल सकते हैं। अब सरदार बनने के लिए भाई देखिए, कोई भी फौजी आदमी, 2 फौजी आदमी या 10 फौजी आदमी एक से नहीं होंगे, मगर इंडस्ट्री ने टाइप कास्ट कर रखा है। फौजी आदमी मतलब यार बड़ी मोचे बैठे साहब डंडे के साथ बंदूक लेके बैठे होंगे, ऐसा ना होता है भाई। एग्जैक्टली, इन रियलिटी तो कुछ और ही है। पैरा कमांडो मतलब रैम्बो, रॉकी, सिल्वेस्टर स्टैलोन, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, तो उन्होंने वो एक इमेज बना दी कमांडो की। एग्जैक्टली। कमांडो जो होते हैं वो आम आदमी होते हैं हम जैसे, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। एग्जैक्टली। उनका सोचने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ट्रेनिंग इस तरीके से हुई होगी। बल्कि मैंने पैरा कमांडो का रोल किया है इस फिल्म में, ये वेब सीरीज है अवरोध, ये सोनी लिव पे बहुत पॉपुलर हुई थी। ये साहब ये वाला ये आप ये कह रहे हैं मैं देखिए अवरोध, ये वाला ये समझ गए। हाँ आपसे बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो उसमें हमने पैरा कमांडो की भूमिका निभाई है। तो हम बॉर्डर के उस पार जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे बड़े मसल आम आदमी थे, ट्रेनिंग अलग हुई थी बस। बिल्कुल। और मैं बल्कि दाग देता हूँ कि अवरोध में कम से कम जो डायरेक्टर थे राज आचार्य साहब, उन्होंने को बुलाया, पूछताछ करी और बोला, पहले तो मैं कंसल्टेंट के तौर पे लिया उन्होंने मेरे को। मैं कहा कंसल्टेंट तो ठीक है, मेरे को उसमें एक्टिंग करनी है। ग्रेट। तो उन्होंने कहा भाई ऑलरेडी अमित साध और दर्शन कुमार को हमने कास्ट कर लिया है, लेकिन एक रोल निकल सकता है तुम्हारा। तो नायक इरफान खान पठान का रोल, रेडियो ऑपरेटर होते हैं जो, वो रोल मेरे को मिला। और एक वो मेरे लिए चुनौती थी, कैसे बताऊं, चैलेंज जो था। एक ऑफिसर की भूमिका निभाता तो बहुत आसान से निकलता, क्योंकि हम रह चुके हैं हकीकत। एक जवान की भूमिका निभाना जो मैं नहीं था, ये थोड़ा चैलेंज होगा, करा मैंने। अब यारा की बात करते हैं, तो एजे विनोद ने पुलिस वाले का रोल किया था। बजरंगी भाईजान में लोग कहेंगे अरे बजरंगी भाईजान में था, हाँ ये मैडम ये कह रही है कि मैं तो बजरंगी भाईजान देखी है, ये कहाँ था, ये सोच रही है ना, और ये भी सोच रहे हैं ये भाई तो हंस रहे हैं। हाँ कल आता हूँ आपको बजरंगी भाईजान में कहाँ था, उसके लिए आप फिल्म दोबारा देखिए भाई। हाँ, क्योंकि गेटअप अपना हुलिया मैंने हर फिल्म में बदला हुआ है। बिल्कुल, जो आप ये गेटअप देखेंगे आप बोल नहीं पाएंगे कि भाई ये बंदा वो है। और ये सचमुच में एक एक्टर की अपनी काबिलियत है कि किसी फिल्म के रोल में इस कदर वो समा जाए कि बाद में अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ जाए, अरे वो मैं ही था एग्जैक्टली, एंड इट्स रियली ग्रेट अबाउट यू।
अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जब फिल्मों की बात हो रही है तो कोई ऐसा किरदार जो आपको सच में बहुत अच्छा लगा हो, दिल के करीब हो और मज़ा आ गया हो उसको करके, आज तक वो कौन सा किरदार था? वो था तिग्मांशु धुलिया की फिल्म यारा में। भाई मैंने तिग्मांशु धुलिया साहब ने देखी थी दरअसल हैदर। हैदर को 5 नेशनल अवार्ड मिले थे। तो शुरुआत में जो सीन होता है ना, जो ओपनिंग सीन हैदर का, वो यूट्यूब पे है दरअसल। अगर मोहम्मद अली शाह हैदर करेंगे तो आपको वो सीन दिख जाएगा। तो हैदर का घर उड़ा देता है वो, मेजर साहब आता है बड़ी मूंछों के साथ, कहता है नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। ये हकीकत का लाइन है मेरा। जज साहब, अंदर सिर्फ अखलाक लतीफ जिंदा है, बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए, रेनफोर्समेंट भेज दे। No bloody militant dead or alive is worth my soldier's life. ये फौज में मैं हकीकत में बोला करता था। Great. ये फिल्म का डायलॉग नहीं है, Okay. बल्कि उरी में हाउ द जोश, Yeah. ये भी फिल्म का डायलॉग नहीं है। Okay. ये हकीकत में हम फौज में सुबह के 5 बजे हाँ। जब पीटी परेड में हम शामिल होते हैं, हाँ। अपने जवानों का मनोबल ऊंचा देखने के लिए हम हाँ। पूछते हैं उनसे हाउ द मोरल, हाउ द जोश। Great. ये फिल्म ने पकड़ लिया तो लोगों को लगा कि भी फिल्म का डायलॉग है। Great. ये नहीं है। हालांकि मैं जितने भी लोग थे उरी में, शेरशाह में, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, No. कोई शिकायत नहीं। No. मगर ऐसा मेरा मानना है, आप भी मानेंगे, बिल्कुल। अगर असल फौजी होते ना उसमें तो एक अलग लेवल पे जाती है, No doubt. अलग लेवल। बिल्कुल सही बात। लोगों की भावना, इमोशन भी कनेक्ट होते, और एक्टर को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती मेहनत, बिल्कुल। मगर गलत नहीं होता। सैल्यूट का तरीका, सैल्यूट का तरीका ये है, ऐसे नहीं, ऐसे सिंपल सी बात। Exactly. फिल्मों में हम देखते हैं पुलिस वाला कई बार ऐसे करते सैल्यूट, मैं तो नहीं देखा आज तक किसी पुलिस वाले को ऐसे सैल्यूट करते हुए रियल लाइफ में भी। Exactly. मेरे को तो हमेशा स्मार्टली देखा है मैंने। No doubt. अब फिल्मों में कैरिकेचर बन जाता है। और यदि यारा की बात करें तो यारा में मैंने अपनी दाढ़ी उगाई 2.5 साल, 2.5 साल आपने दाढ़ी हो गई है। Great. केश उगाए अपने 2.5 साल। वाह। तो मतलब आप समझ सकते हैं 6 मीटर की पगड़ी जो होती है ना, जिस बाप पहनते हैं, वो बांधनी सीखी मैंने। क्या बात। तो अपनी पगड़ी मैं खुद बांधा करता था कि कैसे बांधते हैं। और मैं अमृतसर में वक्त गुजारा मैंने अपना 1 महीना मैं गोल्डन टेम्पल में रहा, स्वर्ण मंदिर। और मैं चेन स्मोकर था, मैं दिन में 2 या 3 पैकेट फूकना तो मेरे लिए बड़ी आम बात थी। आज की तारीख में ये भी बोल रहे हैं, अरे मेरे को भी सिगरेट छोड़नी है तो सुनो फिर, अभी नहीं तो कभी नहीं है, बिल्कुल सही याद रखो आप। तो मैंने सिगरेट 1 दिन में छोड़ दिया। 1 दिन में आपने मतलब डिसीजन लिया एंड दैट्स इट। ग्रेट। और अमृतसर में क्योंकि सरदार सिगरेट नहीं पीते हैं, मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पूरी कंप्लीट पढ़ी मैंने। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, उसके लिए पूरे 5 के होने चाहिए। इसके अलावा पगड़ी, दाढ़ी, वो सब होनी चाहिए। तो पूरा वो करके मैं पूरा उसमें उतरा। और गोल्डन टेम्पल में जैसे कि बोरियां उठाना आटे की, चावल की, दाल की, शक्कर की, वो स्टोर रूम में रखना, कुक हाउस में रखना, सुबह सुबह उठ के 4 बजे की चाय बनाना देग में, उस तरीके खाना परोसना, झूठे बर्तन उठाना, उनको धोना, और पूरी सेवा करी वहाँ पे मैंने। और क्योंकि मैंने ऐसा माना था कि जब तक मुझे यकीन नहीं आएगा कि मैं अली नहीं जसजीत सिंह हूँ, तो आपको कैसे यकीन आएगा? नो डाउट। आपको भाई कैसे यकीन आएगा? और आप लोगों को खास तौर से आप लोगों के लिए बनाई थी, देखी कि नहीं देखी हैं? जोर ऊंचा बोलिए। हाँ, देख लेगा Z5 पे है ना, नहीं तो मैं YouTube चैनल पे चल जाइए आप, मोहम्मद अली शाह, उसमें आप वीडियो में जाएंगे तो उसमें अक्सर सीन्स हैं मेरे जिनको मैंने एक्टिंग करी है। जी सर, यहाँ पे आपकी उस यात्रा के बारे में भी बिल्कुल जानना चाहेंगे कि कैसे आप आर्मी ज्वाइन किए। हाउ डिड यू जॉइन आर्मी एक्चुअली? नहीं अनुराग भाई, बात ऐसी है कि मेरे फादर फौज में थे और मेरा खानदान, बहुत कम लोग जानते हैं ये बात, लेकिन मेरा खानदान पिछले 200 सालों से फौज में खिदमत कर रहा है। तो एक ट्रेडिशन था, अभी भी है, कि भाई हर जनरेशन एक बंदा फौज में जाएगा। तो मैं अपने फादर से बहुत प्रभावित था, अभी भी हूँ। वो मेरी जिंदगी के असल हीरो हैं, रियल लाइफ हीरो जिसे कहते हैं, रियल हीरो। और जो रियल हीरो एक तरीके से वो उनके छोटे भाई नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह, आपने उनकी फिल्में देखी होंगी।
तो अब दोनों की जिंदगियां करीब से देख के काफ़ी प्रभावित रहा मैं। और जब मैं छोटा बच्चा था तो जैसे कभी फादर जोंगा होती थी, जोंगा जी की जोंगा थी उस टाइम पे, पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी, जोंगा नहीं होती, विंटेज आपके लिए विंटेज होगी। तो जुंगा में आगे बैठना, कभी फादर नहीं है तो मैं, और अगर गलती से भी किसी ने अगर रेजिडेंशियल पुलिस जवान ने अगर सल्यूट मार दिया, दिन बन गया भाई, इनको लगा कि भाई मैं ऑफिसर हूँ, हाँ, तो बड़ी एक खुशी मिलती थी अंदर से। और वर्दी का प्यार था शुरू से बचपन से, और मैं बचपन से फादर जब ऑफिस से आते थे तो उनकी टोपी पहन के अपने आप को आईने में देखना, अपने आप को ऐसा सोचना कि भाई मैं भी फौज जाऊँगा एक दिन, सल्यूट मारना और ये सब। तो 12वीं के बाद मैंने एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये बोल रहे एनडीए के सुनते ही कान खड़े हो गए। देखो अब तक तो ऊँग रहे थे, व्हाट्सएप चेक कर रहे थे ये हैं, एनडीए सुनते ही, हाँ एनडीए सुनते ही जान गए, ये गर्लफ्रेंड का मैसेज दिख रहे थे कि व्हाट्सएप पे सुन गए, हाँ सुनो एनडीए क्लियर करना है, भाई मेरा तो एनडीए में नहीं हुआ था दाखिला, मैं फेल हो गया था एनडीए एंट्रेंस टेस्ट में। मतलब आपकी तैयारी थी फिर भी आप फेल? हाँ, तैयारी करने के बाद उसके बाद मैं एनडीए में फेल हो गया, एनडीए एंट्रेंस टेस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जाहिर सी बात। तो मैंने कॉलेज करी, कॉलेज में एनसीसी करी मैंने, और कॉलेज में खास पूना गया था कॉलेज करने के लिए। क्यों? पूना में एनडीए है जहाँ मैंने दाखिला नहीं हुआ था, और पूना में ही फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एफटीआई है। एग्जैक्टली। तो मेरे फादर एनडीए के एलुमनाई हैं और मेरे चाचा एफटीआई के एलुमनाई हैं, तो दोनों के इंस्टीट्यूशन मैं करीब से देख लूंगा और फिर फैसला करूंगा कि भाई अब दोनों जगह से मैं प्रभावित तो हूँ, जाऊंगा किस में। तो संडे को कभी एनडीए चले गए, और वीक डेज को, संडेज को नहीं, मैं अपना ज़्यादा वक्त गुजारा मैंने एफटीआई में, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। तो मैंने अपनी पहली फिल्म दरअसल तब की थी, वो यूट्यूब पे है, उस पर मेरा पूरी फिल्म जो 13 मिनट की फिल्म थी उसमें मेरा 5 सेकंड का रोल था। और मेरा ऐसा मानना है भाई कि जिंदगी में जितने भी लोग बड़े बने हैं ना, सब ने छोटे से ही शुरू करा। एग्जैक्टली, हर बड़ी चीज कहीं ना कहीं छोटे से ही शुरू होती है। जिसको विरासत पे मिल गया या पैराड्रॉप होके वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और जैसे कि मंजूर सुल्तानपुरी ने खूब कहा है, मैं तो अकेले ही चला था जाने पे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया है। तो अच्छा, मैंने शुरुआत की थी वहां से, तो एफटीआई की फिल्म थी, छोटी फिल्म, सईद मिर्जा डायरेक्ट कर रहे थे। सईद मिर्जा बहुत बड़े डायरेक्टर थे उस टाइम पे, तो बहुत ही, तो मैं उनके पास गया, मैं बोला सर मेरे को, आप हमारे कॉलेज में शूटिंग करने आए थे, तो मैं क्या आप शूटिंग कर रहे हैं सर, मेरे को एक्टिंग करने की चांस दीजिए प्लीज़। तो हंसे खूब, बोले भाई पूरा सब कुछ हमने तय कर रखा है यहाँ पे, एक्टिंग एक्टर सब तय हैं, आपको अगर रोल करना है तो एक भाई अगली चांस, अगली फिल्म बनाएंगे, मैं आपको याद रखूँगा। मैं सर अगली बार होता नहीं कुछ भी, जो होता है अभी होता है, आप प्लीज़ सोचिए सर। तो फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला हाँ भाई, एक तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी आंखों में जो आग, जो जुनून है, वो देख के मुझे लगता है कि तुम डिजर्विंग हो, तुम हकदार हो, मगर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। एक रोल होगा जहाँ पे हीरो और हीरोइन खड़े होंगे, तुमको पीछे से गुजरना होगा, और ये मात्र 3 सेकंड का शॉट होएगा, करोगे? सर 100% करूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने वाला छोटा बड़ा होता है। तो मैं करूँगा। तो जब मैं रेडी हुआ, शॉट रेडी हुआ, तो फ्रेम सेटअप हुआ, और उस टाइम पे मैं इतना इल्म नहीं था मेरे को इंडस्ट्री के बारे में या क्राफ्ट के बारे में, तो मैं थोड़ा भूखा एक्टर भी था, तो थोड़ा फुटेज खाने के चक्कर में 3 सेकंड का रोल मैं थोड़ा धीरे से गुजरा, तो मैंने 5 सेकंड में अदा किया हूँ। और फिर मैं गुजरा, तो वो मेरा पहला सीन था। फिर मैंने एफटीआई की जो फिल्में थी, बहुत फिल्मों में एक्टिंग करी मैंने, डिप्लोमा फिल्म में, छोटी फिल्में, बड़ी फिल्में, उसके बारे में मैं कैमरा एंगल्स के बारे में सीखा मैंने। और जहाँ पे मेरे लिए रोल नहीं था, वहाँ पे पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय तरीके से कहते हैं कि ट्राइपॉड उठाना, लाइट उठाना, रिफ्लेक्टर उठाना, कैमरा उठाना, एडजस्ट करना, सबको चाय पिलाना या पानी पिलाना सेट पे, असिस्ट करना, वो सब मैंने सीखा वहाँ पे। और उसके अलावा मैंने देखा कि डबिंग कैसे होती है, एडिटिंग कैसे होती है, कैमरा एंगल्स कैसे हैंडल करते हैं, क्राफ्ट क्या होती है, उसके बारे में मैंने टेक्निकलिटी सीखी मैंने।
ये तक यूं तक कि वहाँ के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर मोहन अगाशे साहब, बहुत बड़ा नाम है मराठी थिएटर में खासतौर, वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए। जब मैं पूना छोड़ रहा था उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया मेरे को, साइन स्टैम्प बाय हिम, जो अभी भी रखा हुआ है मेरे पास। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा जज्बा जुनून FTI में जो शांताराम पॉन्ड है, विजडम ट्री है, FTI के हॉस्टल में, उनके मेस में, मैं ज़्यादा वक्त FTI में गुजारा बजाय अपने कॉलेज के, हैं। और संडेज को मैं जाता था NDA, वहाँ पे कैडेट्स को दिखता था कि भाई छोटे शॉर्ट हेयर, सफ़ेद शर्ट, ग्रे पैंट और टाई पहन के मफ्तीज में, और सारी लड़कियाँ NDA कैडेट्स पे मरती थी। ओह माय गॉड, कॉलेज का टाइम था। ग्रेट। तो हमने कहा भैया फौजी आदमी हो, हाँ। हमने कहा भाई अब हुआ यूं, उससे मेरा जो माइंड हुआ ना, ऐसा हुआ दोनों जिंदगियाँ पसंद आने लगी। तो मुझे लगा भाई NDA तो खैर नहीं हुआ मेरा, मैं क्यों ना NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बड़े बड़े कलाकार वहाँ के पास आउट हैं। रत्ना पाठक शाह मेरी चाची भी वहाँ से, मेरी कज़न हिबा शाह भी वहाँ से पास आउट है, सुलेखा सीखरी जो मेरी कज़न की जो खाला थी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, इंतकाल हुआ। तो पंकज कपूर जो मेरी चाची की सिस्टर हैं, सुप्रिया पाठक, उनसे शादी हो रही, शाहिद कपूर के जो फादर थे। हाँ, exactly। तो हमारे खानदान से कई लोग NSD से हैं वैसे। तो NSD के लिए मैं बैठा 2001 में। तो पंकज त्रिपाठी जो है मशहूर कलाकार हैं, बड़े मंजे हुए कलाकार हैं। Exactly। तो पंकज और मैं साथ में हमने इम्तिहान दिया, पंकज का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रुकूंगा 1 साल और अगले साल मैं दोबारा ट्राई करूंगा NSD के। अब पंकज इस टाइम पे सेकंड ईयर में आ गए थे, सीनियर हो गए थे। तो निवाज आ जाओ भाई, तो भाई मैं राइटिंग लूंगा। हम दोस्त थे बहुत पुराने तब के। तो मैं दोबारा ट्राई किया, मगर पंकज को इस बार मौका नहीं मिला कि भाई मेरी राइटिंग ले। क्यों? क्योंकि मेरा दोबारा दाखिला नहीं हुआ। अब क्या करें भाई, दिल टूट गया था मेरा। भाई 12वीं के बाद NDA में फेल, ग्रेजुएशन के बाद 2 दफा NSD में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया मास कम्युनिकेशन के लिए बैठा कि भाई कैमरा जो मैं सीखा हुआ था FTI में, थोड़ा और अपने क्राफ्ट पे क्वालिफिकेशन भी मिल जाएगी, देखेंगे आगे क्या होता है। जामिया एंट्रेंस में भी फेल हो गया, और अब मेरे आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया, अंधकार। भाई माँ बाप ने सबसे बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दी, स्कूलिंग कर ली, ग्रेजुएशन हो गई, अब क्या करें। ये अक्सर हम जैसे कई लोग उस उम्र के जो तकरीबन 20-21 साल के होते हैं, इस घड़ी से गुजरते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जिंदगी में आगे क्या करना है, आगे क्या, अरे भाई यहाँ तो आ गए हैं, आगे क्या, ये भी कह रहे हैं। Exactly। ये मोमेंट हर किसी के लाइफ में आता है जब लगता है कि सब कुछ अब समाप्त हो चुका है, अब डेड एंड आ चुका है। बिल्कुल सी बात आप कर रहे हैं। और ये दिल में कह रहे हैं अरे भाई तो मेरी कहां सुना रहे, ये कह रहे हैं ना, तो सुनिए आप और सुनिए आप, मगर शेयर करना भाई, हैं, अगर शेयर नहीं किया तो सुनने का क्या फायदा होगा। अच्छा, फिर मैं आर्मी का एग्जाम दिया था मैंने CDS के थ्रू, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, इसके लिए बैठा और मैं भूल गया कि मैं एग्जाम दिया था। और उस दौरान मैं काम कर रहा था दिल्ली में, एक कंपनी है पहले स्पेक्ट्रा माइंड, मैं वहाँ पे गया इंटरव्यू के लिए, उन्हें वहाँ पे भी रिजेक्ट कर दिया मैंने। फिर मैं जेनपैक नामी कंपनी है तब, G कैपिटल्स इंटरनेशनल सर्विसेज, जैकिस जी के इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे भी रिजेक्ट। अब भाई निराश होकर मैं घर लौटा, घर में घर वालों ने पूछा क्या कैसा रहा इंटरव्यू, क्या बताएं, अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता क्या बताओगे यार, क्या मुंह खोलोगे, हैं। तो ठीक था, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ नहीं, वो बताएंगे, हालांकि मालूम था मेरे को सिलेक्शन नहीं हुआ है, बता चुके थे वो, नहीं वो बताएंगे इज अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो। हाँ विल गेट बैक, मतलब अगर आपको कोई बोलता है विल गेट बैक तो ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, हाँ उम्मीद रखिए, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट रादर। अच्छा, तो उसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद जेनपैक से कॉल आई कि सर आप जब बात कर रहे थे, आप दिल से बात कर रहे थे इंटरव्यू में, और आपकी ईमानदारी हमको बड़ी अच्छी लगी,
वो एक क्वालिटी है भाई जो हर किसी को निभाती है, हर किसी एग्जैक्टली, बी नेचुरल, Be natural. ऑथेंटिक, एग्जैक्टली, बी सिंपल, नो डाउट, सिंप्लिसिटी हर एक को भाएगी। नो डाउट। लोग अगर आपसे कनेक्ट कर पाते हैं ना, जब आप दिल से बात करते हैं तो मतलब लोग आपसे फिर प्यार भी करेंगे, मोहब्बत करेंगे, आपको चाहेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। बिल्कुल सही बात। मगर जो लोग बनावटी पने पे आ जाते हैं, अरे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ भैया जो अमेरिका नहीं गए हैं, अमेरिकन एम्बेसी के बाजू से गुजर गए, उनका एक अमेरिकन एक्सेंट निकल आया। हाँ वाकई में, बिल्कुल सही बात है। मैं हकीकत में जानता हूँ, आप भी जानते होंगे ना ऐसे लोगों को। जी, अब किसी को भी बनावटीपन पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने एक हफ्ते बाद कॉल किया, बोला कि भाई आपने जो बातें करी हमको पसंद नहीं, हम आपको एक मौका देना चाहते हैं, प्लीज आप। गया, मैं ज्वाइन कर लिया टेक जी, वहाँ पे तकरीबन 1 साल काम करा मैंने, और तकरीबन 1 साल जब काम करा तो ऑफिस में किसी ने बोला भाई यूपीएससी की रिजल्ट आउट हो गई है, तुमने एग्जाम दिया था फौज का, जाके देख के आओ शाहजहां रोड पे यूपीएससी ऑफिस में। तो मैं यूपीएससी ऑफिस तो गुड़गांव से इफ्को चौक से ओके, धोलकवा के लिए बस थी है, तो बस में बहुत भीड़ थी क्योंकि जयपुर से आई थी बस, यहाँ से आई थी, तो बस में लटक के बिल्कुल गर्मी में हम धोलकवा पहुंचे पसीने में, और जो शर्ट थी ना हमारी, शर्ट में वो सफेद सफेद पसीने के बाद एसी से निकल के आए तो नमक सा आ जाता है, डस्ट पड़ेगा। बहुत गंदी तरीके से वो शर्ट और कंबल बस के अंदर है। धुलकवा से बस पकड़ी मैंने इंडिया गेट के लिए, तो वहाँ उतरा मैं शाहजहां रोड की ऑफिस के बाहर, बिल्कुल वहाँ पे मैं देखा कि बहुत बड़ी भीड़ थी शाहजहां रोड के यूपीएससी के ऑफिस के बाहर। तो मैं दिल धड़क रहा था, मैं उससे करीब गया तो मैं भीड़ देखी, और उसके बाजू में ऑफिस के यहाँ पे नोटिस बोर्ड था, तो मैं नोटिस बोर्ड पे लोग रिजल्ट देख रहे हैं अपनी और खुश हो रहे हैं, कोई निराश हो रहा है, तो मैं भी गया, तो मैं देखा भाई मेरा नाम तो उसमें कहीं नहीं था। अरे नाम क्यों नहीं था उसका? नाम तो किसी का नहीं होता ना, वो रोल नंबर होता है। नो डाउट। अब रोल नंबर मैं एक पर्ची पे लिखे गया था कि मैं भूल ना जाऊँ, तो मैं वो पर्ची बस मैच किया कि भाई मेरा नंबर मुझे दिखा तो नहीं, मेरा रोल नंबर इसमें। फिर मैं निराश होकर जा रहा था, मैं मुड़ रहा था, तो इतने में मैं कहा भाई एक बार आखिरी बार कोई पैसे थोड़ा लग रहे हैं देखने में है, बिल्कुल सही बात। तो फिर देख लूं। तो मैंने देखा, मेरा टॉप पे मेरा नंबर था, वही नंबर जो मैं लिख के लाया था। अब ये नंबर मेरे को डाउट होने लगा कि ये नंबर मैं असल सच में लिखा है या गलती हुई है नंबर लिखने में, मैं यकीन नहीं आ रहा भाई। अरे तो मेरे बाजू में थे एक भाई साहब थे, अनुराग करके, नहीं आप नहीं अलग अनुराग ओके, तो उनसे अभी भी टच में हूँ, हाँ, वो पैरा कमांडोज में चले गए अभी। तो उनसे मैं पूछा भाई, तब मुझे मालूम था नाम अनुराग है, भाई साहब ये बताएगा ये जो नाम नंबर है ये लोग फेल हुए हैं कि पास हुए हैं? तो हंसने लग गया, कह रहा यार तुम मेरा कमाल का अच्छा मजाक कर लेते हो हैं, ये लोग तो पास हुए ना इसलिए फेलियर के नाम क्यों रखेंगे इसमें? मैं नहीं ये लोग फेल हुए हैं। जैसे ही मैं बोला ये लोग फेल हुए हैं, जो मेरे आजू बाजू लोग जो खुश हो रहे थे वो भाई ऑलमोस्ट मेरे को पीटने के लिए आ गए ऑब्वियसली। तो मैं कहा, आप इतने दावे से क्यों कह सकते हैं ये लोग फेल हुए? हाँ भाई मेरा नंबर है ना इस पे, मुझे सबसे टॉप पे। हाँ तो मुबारक हो, आप पास हुए ना इसलिए। पास कैसे हो गया भाई? जिस शख्स को, जिस बंदे को आदत पड़ी हुई थी घड़ी बार फेल होने की, वो पास कैसे हो गया भैया? तो मेरी खुशी भूले ना समझ, मैं दौड़ता हुआ गया बिल्कुल, मतलब अब दौड़ के इतनी भी तसल्ली नहीं थी, सब्र नहीं था कि मैं गेट से बाहर निकलूं है। तो दीवार थी, दीवार के ऊपर वो तार होते हैं ना, तार और कांच शीशा, वो भी लगा हुआ था। मैंने झेल लिया, मैं फांद गया दीवार को, और वहां पे संतरी सीटी मारा। मैं दौड़ता हुआ गया, पीले रंग के एसटीडी बूथ होते थे, वो आजकल दिखने को बंद होंगे क्योंकि अब मोबाइल आ गए सबके पास। तो एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, जेरोक्स, पीले रंग का बूथ। तो मैं कहाँ दिख गया, दूर दिखा, तो मैं और तेज भागा उसकी तरफ है, और लंबी लाइन थी। भाई साहब प्लीज एक मिनट प्लीज, रिक्वेस्ट करके मैं आगे तक पहुंचा। घर पे फोन लगाया, मदर ने उठाया फोन, मदर को बोला मैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह बोल रहा हूँ। Oh my God, ये जब बात कर रहे हो पूरे शरीर में सेंसेशन रोमांचित करने वाला था, बिल्कुल अमेजिंग भाई। लेफ्टिनेंट मेरे लिए ऐसी रैंक थी कि किसी जनरल या किसी राष्ट्रपति से कम नहीं थी।
लेफ्टिनेंट मतलब दुनिया जहां आपने कब्जे में, आपके काबू में हो गया है, आपके कंधे पे 2 स्टार लग गए हैं, जो कि आसमान में 1 मिलियन से ज्यादा स्टार है बिल्कुल उनकी वैल्यू। तो मेरे को इतनी खुशी हुई है, मैं मतलब समझी नहीं। मैं हाँ, मेरे रिजल्ट आ गया और मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया, सीडीएस ओटीए में मेरा दाखिला हो रहा है, मेरे को अभी एसएसबी के लिए जाना है, 4 दिन का इंटरव्यू था एसएसबी। अब सिलेक्शन सेंटर थे उस टाइम पे भोपाल, बैंगलोर, इलाहाबाद है। कहते हैं इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर है, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं जानता, मगर ऐसा कहते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब का सिलेक्शन नहीं हुआ था इलाहाबाद से, ऐसा कहा जाता है हमको, वहां पे हमें बताया गया था। मनोबल ऊंचा करने के लिए कहा, क्या मैं नहीं जानता, कि जो लोग जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, दोबारा फिर ट्राई कर सकते हैं वो, और अगर फिर नहीं हुआ आप बेफिक्र रहिए, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही लिखा है। अब इलाहाबाद आ गया, भैया ये तो रिजेक्शन सेंटर है, अब क्या होएगा। खैर मैं 4 दिन के इंटरव्यू के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको कहते हैं उसको पहुंच गया इलाहाबाद। हर रोज लोग स्क्रीन आउट हो रहे थे, जैसे कि कोरोना वायरस किसका नंबर अब अगला आने वाला है भैया, कौन टपकने वाला है, कितने लोग बाहर आने वाले हैं। तो वो माहौल वहां पे बहुत टेंशन वाला था, प्रेशर में थे हम लोग आए रोज रोज। अब मैं हर रोज एक दिन फूक के बच गया 4 दिन। अब 4th डे पे मेरा सिलेक्शन हो गया मेडिकल डे। मैं ये भी बताऊंगा कि भाई कैसे हुआ, हाँ उस पर भी आएंगे। अरे वो कहानी ये कंप्लीट करना है। अगर कह रहे ना इस एपिसोड, इस शो को हम लोग 2 पार्ट में कर लेते हैं। सेकंड एपिसोड में हम लोग उन सारी चीजों पे भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग, तो मैं वो बोलता हूँ कि वो एग्जैक्टली, हाँ तो इस बात पे भी आएंगे। मगर उसके लिए आपको हमारा दूसरा भाग देखना पड़ेगा। तो मतलब आपको ये YouTube चैनल पे, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप राइट साइड पे जाइए, इधर को ये लाल में लिखा है सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पे नीचे जाइए, उधर वहाँ हाँ वो, और सब्सक्राइब और शेयर दबाइए वहाँ पे। इन्हें दबा दिया और इन्हें भी दबा दिया, गुड, शाबाश। ये हुई ना बात। अगर आपको जानना है कि भाई एसएसबी हमारी कैसे क्लियर हुई, क्या क्या पूछा गया, क्या क्या हुआ, तो आपको वो देखना पड़ेगा। खैर अब क्या हुआ इसे, 4थे दिन तक मैं पहुंच गया वहां तक। फिर मेडिकल टेस्ट हुआ। अब मेडिकल के पहुंच गए खुशी खुशी, जिनका सिलेक्शन हो रहा है ठीक है, और एक प्लस साइन हमारे चेस्ट नंबर पे डाल दिया गया, मतलब आप क्लियर हो गए, अब आपको मेडिकल देना है। अब मेडिकल टेस्ट के टाइम पे मेरे को अपने डॉक्यूमेंट पे एक ठप्पा मार दिया गया, और उस ठप्पे पे क्या लिखा था, रिजेक्ट मेडिकल। सोच सकते हैं आप, भाई सपने बुन रहा था मैं कि भाई तारे लग गए कंधे पे और ये वो, रिजेक्ट। मैं बहुत रोया, लगा था कि अब क्या करूं मैं, अब इतने दूर यहां तक आने के बाद अब मैं गिर गया ऊंचाई से। तो अब मैंने करा क्या, एक होती है सेल्स पिच, एक होती है, वो क्या होती है, आपको अगर आपको लिफ्ट में मान लो धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी या रतन टाटा या आनंद महिंद्रा आपको एक लिफ्ट में, होटल के लिफ्ट में मिल गए हो, लिफ्ट में कितना समय होता है मेरे पास, 7 सेकंड 10 सेकंड। अगर वो मिल गया आपको लिफ्ट में, आप उनसे क्या बोलोगे ऐसा कि वो आकर्षित हो जाए आपकी तरफ। या तो आप एक सेल्फी लेके टाइम वेस्ट कर दोगे, या तो आप उनसे हाथ मिला दोगे, या तो बोले हे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, है, या तो आप कुछ एक ऐसा बोलोगे जिसे वो लोग आपकी तरफ खींचे चले जाए, एक ऐसा हुक लगाओगे कि खींच लाओगे। बिल्कुल, एलिवेटर पिच इसको कहते हैं। तो जो कमांडेंट साहब थे इलाहाबाद मिलिट्री हॉस्पिटल के, उनकी गाड़ी लगी हुई थी। अब मुझे ये मालूम था कि 1 बजे 1:30 बजे वो खाने के लिए जाएंगे घर पे या दफ्तर से बाहर निकलेंगे। तो जहाँ पे उनका दफ्तर था, जहाँ गाड़ी लगी थी, मात्र आप 15-20 सेकंड लगा लीजिए, इतना टाइम होएगा, मैं जाऊंगा कमांडेंट साहब के पास, जहाँ चाह है वहाँ राह है भाई। नो डाउट बिल्कुल। और मैं बोलूँगा सर देखो, जज्बा जुनून है, आंखों में आग है, कुछ कर दिखाने की उमंग है। आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे बंदे को जो चाहता है देश सेवा करना, जो तैयार है देश के लिए अभी इस टाइम पे देश के लिए मर मिटने के लिए, आप उसको कैसे मना कर सकते हैं, है? तो कमांडेंट साहब अपनी वर्दी में लाल उसमें,
और लाल कलर डॉग से और अपने रैंक्स में अपनी भर्ती में बाहर निकले। तो मैं उनको गया, जैन सर, मैं सिविलियन था लेकिन तरीके फौजी के आते थे। तो मैं गया उनके पास, मैं कहा सर जैन सर बात ऐसी है कि वो मेरे को देखने लगे कि उनको आदत नहीं है कि कोई प्रोटोकॉल ब्रेक करके उनके पास आए। तो मैं सर बात ऐसी है, मैं SSB क्लियर करके यहाँ तक आया हूँ और मेरे इस पर रिजेक्शन का वो लग गया है, मेरे को फौज में ही आना है, फौज के अलावा मेरे को और कुछ दिखता ही नहीं है इस टाइम में। तो उन्हें मेरा डॉक्यूमेंट देखे, लाओ देखो, हाँ ये तो टेम्पररी रिजेक्शन है टेम्पररी, मतलब कि टाइम बीइंग के लिए। अगर आप एक आपके नाक में, मैं बॉक्सर हूँ, मेरे फादर नेशनल बॉक्सर थे। ग्रेट। हाँ, उन्हें मेरा नाम तभी रखा मोहम्मद अली। ओह माय गॉड। और अगर आप देखें तो नाक टेढ़ी है, तो मैं बहुतों की नाक तोड़ी हुई है बॉक्सिंग में, और कर्मा होता है ना वो घूम फिर के आपको आता है ये, तो मेरी भी नाक टूट गई थी बॉक्सिंग में। तो उन्होंने कहा भाई नाक की हड्डी टेढ़ी है, अगर आप इसको ऑपरेशन कराएंगे और फिर आप क्लियरेंस कराएंगे तो शायद अगर आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो आपको हम रख लेंगे। अब मैं खुश हो गया कि भाई चलो रिजेक्शन था लेकिन टेम्पररी था। एग्जैक्टली। तो मैंने ऑपरेशन कराया हैदराबाद के मिलिट्री हॉस्पिटल से, सिकंदराबाद से, मेरे फादर वहाँ पे पहुँचे थे उस टाइम पर। फिर वहाँ से बहुत ही दर्दनाक ऑपरेशन था भाई, और नाक जो है इतनी मोटी सूज गई थी, रात को खून पस तरह तरह के मतलब स्टिचेस टाके लगे हुए थे, आप मुंह नहीं खोल पा रहे थे, इतनी दिक्कत थी है। लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, नो पेन नो गेन। अब ऑपरेशन के बाद मैंने री अपील की, पूना कमांड हॉस्पिटल वहाँ पे गया, री अपील मेडिकल बोर्ड के लिए पूना गया। तो वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट देखा, टेस्ट लिया, उन्होंने बोला भाई मुबारक हो, आपका सिलेक्शन हो गया, आप फिट हैं। भाई मैं आपको क्या बताऊं, अभी एकेडमी पहुंचे नहीं है, एकेडमी के टेस्ट पास नहीं करे हैं, पास आउट नहीं हुए हैं, लेकिन उमंगे सपने अपने आप को ऑलरेडी इमेजिन कर रहे हैं, भाई चौड़ा होके चल रहे हैं। हाँ, मैं लेफ्टिनेंट बन गया। लेफ्टिनेंट फौज की असल में ऑफिसर्स में सबसे जूनियर रैंक है, लेकिन लेफ्टिनेंट मेरे लिए जहाँ काबू में आप लेफ्टिनेंट साहब है। अच्छा, सिलेक्शन तो हो गया। अब हम पहुंचे भैया OT है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। कोई लंबे बाल लेके आया है, तो कोई गिटार लेके आया है, तो कोई सोच रहा है हम अफसरान हिंद बन गए, हम ये बन गए, वो बन गए, फन्ने खा बन गए, तोप चीज बन गए। वहां पहुंच गए, हमको लाइनअप कराया, एडजुटेंट साहब मिलने आए। मैंने बोला डू यू ऑल लव योर हेयर, बालों से प्यार है? यस सर। यू नो आई लव माय हेयर व्हेन आई कम टू द एकेडमी। कल सुबह को 5 बजे बाबर आएगा और आपके बाल काटेगा। और हमको ये बता दिया गया हमारे सीनियरों ने कि एक पुलअप बार था हमारे बैरक्स के बाहर, उस पुलअप बार पे भाई लटकने की, उल्टा लटकने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सुबह को बाबर आएगा और आपको उल्टा लटका दिया जाएगा उसके ऊपर। और जिनके लंबे बाल है ना, जो पोनीटेल वाले चूटी बना के जो आए हैं, गार्डन सीजर नहीं होती, वो गार्डन वो बगीचे में काम करते हैं माली साहब, तो गार्डन सीजर से आपके बाल उससे काटे जाएंगे। हम घबरा रहे हैं भैया, उल्टा लटकना नहीं आता भैया। रात भर हम सोए नहीं, रात भर हमने प्रैक्टिस करी उल्टा लटकने की। अब सुबह 5 बजे का टाइम आ गया, अब लाइन लग गई, नहीं पहले आप नहीं आपके पीछे, मैं आपके पीछे, वो नहीं होते लाइन, इसके बाद वो शुरू हो गई। उसके बाद देखा हमने 5 बजे करेक्ट एक ऐसा आदमी इतनी लंबी कैंची लेकर आया, उसको देख के हम घबरा रहे। वो दरअसल लाइन नहीं था, वो था कौन? गार्डनर, माली। तो वो अपनी हेज वेज काटा, फिर वो बाबर आए, बाबर ने बाबर शॉप खोली, वहाँ पर आईने लगे हुए थे, बाबर सीट थी, सब कुछ ऑफिसर लाइक फैशन में, बड़े अच्छे अंदाज में हमको बिठाया गया और बोला अच्छे से काल बाल काटे हमारे, कोई ऐसी वो नहीं कि उल्टा लटका दिया जाएगा, ये वो आप कहानी है हमें डराने के लिए। वो सीनियर अक्सर वो कहानियां बोल जाते हैं ना भाई। अच्छा, फिर हम सबके सब छोटे बाल क्रू कट, जैसे यूएस मरीज के आपने देखे होंगे ना, यूएस मरीज छोटे बाल क्लोज टॉप वैसे। अब सबके सब एक से हुलिया की तरह से सब एक से ही दिख रहे थे। आप पहचान नहीं पाएंगे भाई अनुराग कौन है, अली कौन है, नितीश कौन है, आप ये पहचान नहीं पाएंगे हैं। अच्छा, तो हम दौड़ के जा रहे थे। उसके बाद तीन जैसे एनसीसी में ये इन्होंने एनसीसी करी है और ये मैं ये हाँ किए एनसीसी, हाँ बोल रहे हैं देखो।
तो बिल्कुल वैसे ही है पर थोड़ा और छोटा जैसे आपका है, हाँ तकरीबन इतना ही। तो हम 3-3 की फॉर्मेशन में हम अपने बैरक्स की तरफ दौड़ के जाए। तब भैया एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे जिनकी एक बहुत ही खरी भाई, सीक्रेट बात है, घर से बोलो ना इंटरव्यू के, कोई सुनना नहीं, घर में जूते पड़ेंगे, ठीक है, करीब आओ, आ जाओ, शर्माओ, अपने सोचो अपने घर में बैठे हो यार। हाँ, एक सीनियर ऑफिसर थे जिनकी ना बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। अब हम सब की निगाह उन पे थी। शाम को हमने देख लिया था उसको, अगले दिन सुबह को भाई वो दिखेगी नहीं दिखेगी मालूम नहीं, तो वो सीनियर ऑफिसर अपनी बेटी के साथ सुबह को 6 बजे वॉक पे यूं आ रहे थे और हम दौड़ते हुए यूं जा रहे थे, क्रिस क्रॉस हुए ना, तो हम में से एक नटखट कैडेट था, उसने बोला गाइस द ब्यूटी एंड द बीस्ट। भैया आप समझ सकते हैं फिर क्या हुआ होगा। जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बोला come here all of you, come back you jokers, अरे clowns, go on your hands for push-ups, go on your knuckles, come on। तो नकल्स पे आ गए पुशअप मारने के लिए। उसके बाद वो खड़े हो गए, 1 घंटे की रगड़ा परेड हुई, प्रॉपर टाइप पसीना छूट गया हमारे को। और चेन्नई में आप समझते हो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, आप समझ सकते हैं इतनी गर्मी होती है कि आप पुशअप करने जाए ना तो आपकी खाल भी चमड़ी सड़क पे आ जाएगी। जब खड़े होंगे आप देखेंगे यूं मार्क, उसको तभी कहते हैं खाल उधड़ना, ठीक है भाई। ये हमारा डॉगी है, वो इसने तो देखा नहीं है लेकिन वो भी देख रहा है हमको यूं करके। अच्छा, फिर हुआ यूं, फिर वो खड़े हुए हमारे आगे अपने हाथ कमर पे डाल के बोलते हैं कम ऑन अप, व्हिच ऑफ यू डेयर टू कॉल माय डॉटर अ बीस्ट। हमने कहा कॉलिंग हिज डॉटर अ बीस्ट, तो बीस्ट उनको कहा था, वो क्या तो खैर वो खड़े हो और फिर हाथ झाड़, और हाथ झाड़ने की भी तरतीब है फौज में, ट्रेनिंग के टाइम पे अगर हाथ भी झाड़ने हैं उसकी भी तरतीब है भैया। ये नहीं कि आप खड़े होके मेले में हाथ झाड़ ले ना, हाथ झाड़, हाथ झाड़। बैठने की तरतीब है, खड़े होने की तरतीब है, बैठेंगे बैठो तो बैठने की तरतीब है, खड़े होंगे खड़ा हो तो खड़े, हर चीज तरतीब से होती है फौज में। आपको ये बात मालूम है, इस कोरोना काल में जहाँ पे कई लोग ऑनलाइन आ गए थे अकेडमी, मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, विजिटिंग वुड इंटरनेशनल सुभाष का फिल्म स्कूल है, तो जो जितने भी बच्चे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो एक्टिंग स्टूडेंट, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। हमारी भी क्लासेस ऑनलाइन हुई है। एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी, IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी और नेवल अकेडमी, और भी अकेडमी होंगी, मैं नहीं जानता, मैं होंगी ये, जिनकी कोरोना वायरस के टाइम पे, पैंडेमिक में, कोरोना काल में ऑनलाइन सेशन नहीं चले, रियल ट्रेनिंग चली है ऑन ग्राउंड हकीकत की। और जिस तरीके का रूटीन था उसी तरीके का रूटीन इन्होंने किया है। इससे साफ साबित होता है कि अगर हमारे पे डिसिप्लिन है, अगर हम अगर हमें अनुशासन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। बिल्कुल सी बात है ना भाई। ये देखो ये आ गए हमारे कॉल गेस्ट, गो कैस्पर, गो गो सिट डाउन सिट। ये कैस्पर है, नहीं कोई नहीं, ये इनके कह रहे हैं, अरे ये दिल में कह रहे हैं हमारे पास भी एक कैसे ही है घर पे, ये कह रहे हैं ना, हाँ सिट डाउन सिट डाउन सिट। बहुत बदमाश है। अच्छा, फिर अकेडमी के ट्रेनिंग के दौरान ऐसा था, मेरे फादर जब जनरल साहब फौज में, उन्होंने मेरे को फौज में ऐसे पहले ट्रेनिंग के पहले पूरी ट्रेनिंग दे रखी थी, फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, एक्सरसाइजिंग, सब कुछ सीख साख के मैं वहाँ पे आया। कोई फ्री में तो आ रहा है ये कैस्पर, अगर आ भी रहा तो कोई बात नहीं, देख लो, क्योंकि इनको हमारे ये मेहमान है, मेहमान है। और आर्मी के जो डॉग होते हैं ना, स्निफर डॉग्स, पुलिस में भी अक्सर आपने एयरपोर्ट स्टेशन पे देखा होगा, ऐसे ही होते हैं ना दिखने में। ये सुनने में बड़े तेज होते हैं, छात्र होते हैं, और बहुत ही प्यारे होते हैं। गुड बॉय। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक टेस्ट ऐसा था, हालांकि मैं हर एक टेस्ट में हर जगह पे सुपर एक्सीलेंट में पास था, हर टेस्ट में, पर एक टेस्ट ऐसा था जिसमें मैं पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए हमने। और जब सारे कैडेट्स घर जा रहे होते हैं ना,
और मेरे को अनुमति, इजाजत, परमिशन नहीं मिली घर जाने की। आप उनको देख रहे होते हैं, अरे ये लोग घर जा रहे हैं अपना बिस्तर बोरी बांध के, सूटकेस बांध के, रक्शा लेके, पिट्ठू झूला लेके, और आप नहीं जा पा रहे हैं। दिल में क्या गुजरती है? वैसे ही कठोर गंभीर ट्रेनिंग हो रही है और आप घर नहीं जा पा रहे हैं, बाकी लोग घर जा रहे हैं। अब अकेडमी रीओपन हुई मिड टर्म ब्रेक के बाद, मैं घर नहीं गया, और सारे कैडेट्स जो हैं वो खुश मिजाज वापस आए हैं। अरे हाउ वाज योर ब्रेक, तुम कैसे हो भाई, ये गिव मी हाई फाइव, हाई 10, गले मिल रहे। और हम अकेडमी में ही हैं। क्यों भाई? वो टेस्ट पास नहीं किया था ना, तो उसकी तैयारी कर रहे थे हम। तैयारी करने के बाद जब चौथा अटेम्प्ट हुआ, क्या होगा उसमें? लिख लिए, कमेंट में लिख लिए आप यहाँ पे हैं, फिर उसमें भी फेल हो गए। फिर 5वें अटेम्प्ट में फेल, अब आखिरी अटेम्प्ट बचा है, छठा अटेम्प्ट, उसमें भी फेल। फिर मेरे को पेश कर दिया गया, जो कमांडेंट साहब थे एकेडमी के, जनरल साहब थे, अवस्थी साहब, जनरल अवस्थी साहब के सामने मार्चअप इसको कहते हैं। तो अच्छा, एक और इत्तेफाक की बात यह है कि उस मार्चअप से कुछ चंद एक दिन पहले मेरे को एकेडमी में उन्हीं के हाथों एक पुरस्कार मिला था डिबेटिंग के लिए। वही लड़का जो बचपन में बोल नहीं पाता था, तुतलाता था, हकलाता था, अब एकेडमी में उनको प्राइज मिला था। तो वो शक्ल पहचान गए, अरे तुम तो वही, इसको प्राइज मिला है। जी सर। क्या बात है बेटा, प्रॉब्लम क्या है, क्यों फेल हो गए इसमें? और बार बार तुम फेल हो रहे हो, कंसिस्टेंट तो है परफॉर्मेंस। तो मैंने कहा योर परफॉर्मेंस इज आल्सो कंसिस्टेंट, डोंट वरी, सिट डाउन देयर, ओके। तो मैंने कहा कि भाई सर बात ऐसी है कि जब मैं ट्रेनिंग करने आया, इसको भी ट्रेनिंग कर रखी है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये अभी थोड़ा, ये अनुराग जी के साथ थोड़ा ज्यादा घुल मिल गया, ज्यादा दोस्ती हो गई इससे। अच्छा, तो जब मैं ट्रेनिंग करने आ रहा था, मेरे फादर ने कहा था बेटा तुम अकेडमी में अच्छा करना, हमने तुम्हारे पे फख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए, वी शुड फील प्राउड ऑफ यू, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट। ग्रेट। तो बस मैं उनकी सलाह माना था, अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रख के, कंसिस्टेंटली फेलिंग इन द सब्जेक्ट। तो खूब हंसे, वह कमाल का आदमी है यार, इसको पास करा, धक्के मारो, धड़ा पट्टी दो, पास करा उसको। उस दिन रात को मैं सोया नहीं, अब नींद हराम, अब मैं कई रातों से सोया नहीं हूँ, और उसकी टेस्ट की तैयारी हो रही है। फाइनली मेरे को पास करवा दिया गया, या हो गया मैं नहीं जानता, या करवा दिया गया, मैं तो ये मानता हूँ। फिर होती है पासिंग आउट परेड, बहुत शानदार परेड होती है, देखिए आपने? हाँ सर मैं ये कह रहे हैं दिल में, हाँ सर मैं जानता हूँ। देखिए अब सारे के सारे जितने भी कैडेट्स होते हैं एक साथ पास आउट होते हैं, अंतिम पग होता है, वहां से गुजरते हैं, मतलब अब हम ऑफिसर बन गए। तब हम एक कसम लेते हैं, एक परेड, एक ओथ होता है जो कहता है द सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मेन यू कमांड comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. तो भाई कसम परेड में मैं शरीक हुआ, मगर मैं पासिंग आउट परेड में मेरे को अनुमति, इजाजत नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली कि अपने कोर्स के साथ मैं पास आउट करूं, मैं अंतिम पग से गुजरूं। और अब सोच रहे हैं कि दिल में कितनी खलरी होगी वो बात। बिल्कुल सी बात। इतनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद, इतना रगड़ा खाने के बाद, घर पे भी नहीं गया मैं टर्म ब्रेक में, पासिंग आउट परेड में शरीक नहीं हो पा रहा हूँ। क्या मैं इतना खैर गुजरा हूँ? तरह तरह के ख्याल घर दिमाग में आने लगे। खैर 6 सितंबर 2003 को मैं ऑफिसर बन गया। आई वाज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कमीशन। मेरा तबादला हो गया जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में, जहाँ पे हमारी पोस्ट पाकिस्तान के पोस्ट से केवल 30 मीटर के फासले पे थी। तो 30 मीटर, जी हाँ, आप समझ सकते हैं, आप एक पत्थर फेंकेंगे ना तो 30 मीटर आराम से वहाँ पे आ सकता है। वो अगर वहाँ पे बात या कुछ करेंगे ना तो आपको आवाज़ आ जाती है। अंडरग्राउंड बंकर था हमारा, ट्रेंचेस खुदे हुए थे। और जब मेरी पहली निगाह पड़ी, जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल को देखा कि भाई ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये बॉर्डर फेंसिंग है, एक अजीब सी फीलिंग में आपको क्या बयान करूंगा भाई, वो आई। और उस टाइम पे मैं 23 साल का था। अब 23 साल में
तकरीबन लड़के होते हैं बिल्कुल सी बात है, उस समय बिल्कुल एकदम यंग चाम। ग्रेनेड से बुलेट प्रूफ वेस्ट थी, AK-47 हथियार, एमिनेशन, ठीक है। अब मैं वहां पे हूँ, 2 साल काटे वहां पे मैंने। और मैं आपको वो भी अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको उसके बारे में किस्सा, तो आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड भी। खैर 2 साल काटने के बाद फिर मैं मणिपुर नागालैंड में था। मैं ADC to GOC 3 कोर, जो कि 3 कोर है यहाँ पे, ये जो मैप है ना ये मोमेंट, ये 3 कोर का है वैसे। तो ये पूरी स्टेट्स जो है ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ असम, ये पूरा कवर करता है 3 कोर। तो वो वहाँ की पूरी फौज 3 कोर के अंडर आती है, जो कि GOC थे लेफ्टिनेंट जनरल रेड्यू शाह, जो बाद में डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। और इत्तेफाकन संजोग की बात है कि वो मेरे फादर हैं, तो वो मेरे बॉस थे, मैं उनके अंडर कमांड रहा एक साथ। लोग सोचते होंगे अरे बड़ी पेड हॉलिडे हो गया, मस्त हो गया भाई, फादर के अंदर अंडर कमांड में। भैया बहुत मुश्किल टाइम था, डंडा मास्टर है? उनको सैल्यूट मारना पड़ा था, सर, मदर, मैम। उनको बस मैं अब दफ्तर में या गोल्फ कोर्स में या आर्मी पार्टी से मिला करता था, और कहीं नहीं। उनके घर में गया मैं पूरे 1 साल। अब वो एक फौज में होती है कैजुअल लीव, एनुअल लीव। अब मैं छुट्टी में कहाँ जाऊँ भाई, क्योंकि जनरल साहब के घर तो नहीं जा सकता भाई, मैं कैप्टन साहब। तो मैं चला गया बॉम्बे, जो नसीर साहब है मेरे चाचा, उनके यहाँ पे शूटिंग वूटिंग देखी। और तो मुझे अभी भी याद है, शाहिद कपूर की फिल्म शूट हो रही थी, मैं नाम भूल रहा हूँ फिल्म का, मगर खैर। तो हमने अपने दोस्त लोगों को भी मैं लेके आया था वहाँ पे, तो मस्त रहा। अच्छा उसके बाद फिर मैं चला गया असम राइफल्स, जब ADC टेरियो खत्म हुआ, वहाँ पे 2 साल रहा कोई मामला। वहाँ पे मैं नागामीज बोलनी सीखी, फ्लुएंट आ गई, जैसे अंग्रेजी या हिंदी उर्दू बोलता हूँ मैं, उसी तरीके से मैं नागामीज बोलता हूँ। और वहाँ की जो ट्राइबल कल्चर है उनका घुल मिल गया मैं। और मेरे को लोग बोलते थे, तुमको देखने के बाद लगता नहीं कि भाई मेरा जो इम्प्रेशन था, जो इमेज था फौज के बारे में, अच्छा नहीं था। वहाँ के गाँव वाले कहते थे, मगर तुम्हारे से मिलने के बाद वो इम्प्रेशन चेंज हो गया। और जब वहाँ के जो लोकल्स जब मेरे को वर्दी में और मेरे AK-47 और ग्रेनेड के साथ देखते थे, बजाय ये देखने की भाई हम उनको, अक्सर होता नहीं है, हम सड़क पे हमने कुछ गुनाह किया भी नहीं होगा, कोई गलत काम किया भी नहीं होगा, हम पुलिस ही गाड़ी देखते हैं, या पुलिस को हम चौंकने हो जाते हैं, पुलिस सीट बेल्ट बंधी हुई है, मास्क पहना हुआ है, पुलिस मोबाइल पे तो नहीं बात नहीं कर रहे, कुछ तो लगे नो डाउट। पीछे से पुलिस की गाड़ी अपने काम से जा रही है, पुलिस आए, कोई चोरी की क्या है? नहीं, पुलिस आपके लिए भैया, आपकी हिफाजत के लिए है। लेकिन वो दिल में होता है ना एक डर लोगों का। तो जो वहाँ के लोकल जब मेरे को फौज भी दिखते थे, बजाय ये सोचने कि भाई आर्मी यहाँ पे हमको हमें डराने के लिए ना, आर्मी हमारी यहाँ पे हिफाजत करने के लिए है, ये है तो हम यहाँ पे महफूज हैं। ये हम ब्लड डोनेशन कैंप, हमने सोशल सर्विस, हमने बहुत लोगों के दिल जीते नागालैंड में, बहुत लोगों के। वहाँ पे अभी सीज फायर है, वहाँ की जो अंडरग्राउंड है उनकी और फौज की एक ट्रूस बना हुआ है, वो फायर नहीं करते दूसरे पे। तो खैर वहाँ के बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। फिर 2007 में मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, अभी ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर हो गए, वो पुलिस में चले गए। ब्रिगेडियर गौतम गांगुली साहब, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बेटा तुम्हारी ड्रिल कैसी है, परेड में कैसे है? अब मैं उनको क्या बताऊँ सर, परेड में मैं अकेडमी में बार बार फील होता रहा। भाई अगर आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग एक टेस्ट ऐसा है, मान लो BPT, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, 5 किलोमीटर की दौड़ अगर आपको 20 मिनट में करनी है, फर्ज करिए आपको, और 30 kg का बैकपैक है, राइफल है, और आप 20 मिनट में वो दौड़ करके आ रहे हैं, और मेरे को आप पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ आपको फेल करना, मैं आपको फेल कर पाऊंगा क्या? नहीं। अच्छा, अगर आपको AK-47 दे दी और बोला ये 5 की 5 गोलियां हैं, इसमें 5 गोलियां उस टारगेट के निशाने में दाग हुआ, और आपने 5 की 5 गोलियां बिल्कुल बोल रहे निशाने में दाग दी, अब मैं चाहता हूं आपको फेल करना, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर एक सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव नहीं कि मार्चिंग, जिसमें मेरे को आप जज करना है, भाई 10 कदम 14 कदम मार्चिंग करते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और उसमें अगर मैं चाहता हूँ आपको फेल कर सकता हूँ बार बार, है ना? तो अब मैं क्या बताऊँ सर, मैं रनिंग में अच्छा हूँ, फायरिंग में अच्छा हूँ, मगर ड्रिल में भी अच्छा हूँ। NCC करके आया था मैं मिलिट्री स्कूल से आया था, बोर्डिंग स्कूल था ये, लेकिन अकेडमी में बार बार मैं
टेस्ट में को फेल कर दिया गया, मैंने पासिंग आउट परेड भी नहीं करी। भाई मैं तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है रिपब्लिक डे परेड का, कंटिजेंट कमांडर, तुम 6 फुट लंबे हो, तुम्हारा पेट भी बाहर नहीं है, तुम्हारी आवाज भी बुलंद आवाज है जब तुम कमांड करते हो, तो मैं तुमको सिलेक्शन के लिए भेज रहा हूँ। ठीक है, जब सिलेक्शन के लिए गया तो मैं देखा कि कम से कम 20-25 ऑफिसर एक से एक शानदार, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, कोई किसी से कम नहीं है, एक लाइन में खड़े हुए थे। अब उनको देख के मैं थोड़ा घबरा सा गया कि भाई इनके आगे तो मेरा कोई नंबर नहीं। अब भाई साहब 25 में से 10, 10 में से 5 और 5 में से 3 और मेरा नंबर आ गया 3 ऑप्शन में। 3 ऑप्शंस में आप सेलेक्ट हो गए। अब उसमें से 2 आए थे दिल्ली एनवायरमेंट, ओके। एक परेड कमांडर और एक एडम ऑफिसर जो कि बाकी काम देखेगा, और मेरा सिलेक्शन हुआ एज एन एडम ऑफिसर, नॉट एज परेड कमांडर। कैप्टन सूद साहब थे हमारे, उनका सिलेक्शन हुआ परेड कमांडर का। अब हुआ ऐसा कि हम दिल्ली आने ही वाले थे कि कैप्टन सूद साहब की एक ऐसी इमरजेंसी आई कि वो हमारे साथ दिल्ली नहीं आ सके एज परेड कमांडर। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट इन लाइन मैं था, तो मैं एज परेड कमांडर स्टेप इन हो गया। और एक कैप्टन सैंडलिया साहब थे जो नंबर 3 पे थे, वो अब नंबर 2 पे आ गए एडम ऑफिसर। अब हम दिल्ली आ गए, दिल्ली तो आ गए भैया। अब सुबह रोज 4 बजे आर्मी परेड ग्राउंड में, दिल्ली जाड़े की ठंड थी, खून जमा देने वाली ठंड, बिल्कुल हम लोग वहां पे अपना प्रैक्टिस करते थे, गला बैठा था, वर्ड ऑफ कमांड चार्ज चला के। इंडिया गेट पे बाद में प्रैक्टिस करनी हमने शुरू करी वहां पे। अब भाई जोश तो कूट कूट के भरा हुआ है। अब अंदाजा लगा दीजिए तब आज से 13 साल प्लस पहले कितना जोश होगा मेरे अंदर। वो जोश ऐसे अभी भी आपके अंदर बरकरार ही है। शुक्रिया भाई। बिल्कुल। तो उस जोश की वजह से जब मैं स्टैंपिंग के लिए परेड में, देखा ना अमृतसर में वाघा बॉर्डर परेड होती है, तो जब मैं स्टैंपिंग के लिए अपना पाँव मारता था जोर रोड पे, कुछ ज्यादा ही जोर से मारा था। उससे क्या हुआ, उससे मेरे दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर आ गए। ये 2008 की बात कर रहे हो आप, जब आप एग्जैक्टली मैंने सुना था कहीं कि आपके दोनों पैर फ्रैक्चर्ड थे और उसके बाद भी आप परेड में शामिल हुए, ये उसी की बात। यस, अबे आप तो भैया रिसर्च करके आए हो पूरी अनुराग भाई, पता पड़ गया। यस, तो मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर था। और मगर मैंने अब ये था कि भाई एक दिन परेड के टाइम पे मेरे कान में पुम आवाज आई और दोनों पाँव में बहुत गंदा वाला दर्द होने लग गया और गाल लाल, और जैसे कि बुखार चढ़ता नहीं है वैसा। और मैं गिर पड़ा, तो मेरे को स्ट्रेचर से ले गए मिलिट्री हॉस्पिटल। गुड बॉय, अब मैं ठीक हूँ, तब की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑर्थोपेडिस्ट ने मेरे को एक्सरे करा, बोला भाई तुम्हारे दोनों हड्डियाँ जो हैं वो सूज गई हैं और तुमको स्ट्रेस फ्रैक्चर है, एक दिन दोनों टांगों में, तुम परेड नहीं कर पाओगे, तुमको मैं वापस भेज रहा हूँ अपनी यूनिट नागालैंड। नहीं सर, ऐसे मत करिए प्लीज, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, बहुत तपस्या करी है, बहुत दर्द झेला है सर, देखो परेड तुम्हें करनी है सर, प्लीज। नहीं बेटा तुमको नहीं। अब मैं फौजी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं सिविल डॉक्टर के पास गया। क्यों? फौजी डॉक्टर तो लिख देगा रिटर्न टू यूनिट RTU करके भेज देगा मेरे को, सिविल डॉक्टर भलाई और पैसे ले ले, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ शायद, है ना। उन्हें सिविल डॉक्टर ने भी ये बोला, बेटा चांस मत लो, तुम परेड में नहीं कर पाओगे, बात मान लो, जिद मत करो। अगर तुम जिद पे अड़े रहे ना तो फिर तुम अपने दोनों पाँव से भी तुम गवा सकते हो, इतना खतरा है। मैं नहीं सर, मेरे को मंजूर है। परेड अगर कर ली एक बार मैंने तो जिंदगी का मकसद पूरा हो गया मेरा, मैं ऐसा मानना है। मुझे परेड करनी है और मेरे को नजर आ रहा था कि भी राजपथ पे राष्ट्रपति के आगे आंखों। अब आपको एक बात दिलचस्प बात, सन 1987 की बात है ये, मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया था स्कूल में 26 जनवरी की परेड के लिए, वो बच्चों का दर्जा था ना, और मेरे चाचा हैं वो भी फौज में थे, उन्होंने 1987 में आर्मर्ड कोर कंटिजेंट राजपथ पे कमांड किया था। मगर 26 जनवरी 1987 से कुछ दिन पहले ही मेरे जो नाना है, मेरी मदर के फादर, उनका इंतकाल हो गया था। तो हम दिल्ली से मेरठ चले गए
क्योंकि उनका इंतकाल हुआ था, और मेरी सिस्टर वो परेड नहीं कर पाई, तो वो खुंदक शायद कुछ बचपन की बातें, वो जख्म अभी भी थे बाकी। अब मैंने कहा वो परेड तो मुझे करनी है, हर हाल में करनी है, और मैं तैयार था कि अगर दोनों पाँव भी कटने पड़े, मैं भाई जब हम देश के सर कटाने को तैयार है, बिल्कुल सी बात है।